न्यू हेडिंग का नाम है AS20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। इसकी हेडिंग है अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर EPS। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका आता है। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर शायद आपने बचपन में कभी सुना होगा, लेकिन वैसे इसके बारे में आपने डिटेल नहीं पढ़ रखी है ना, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो लिखते हैं पहले कुछ छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्चुअल, फिर इसमें आपको सिखाऊंगा क्या है। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS20 is to describe principles for determination and presentation of earnings per share which will improve comparison of performance among different enterprises, for the same period and among different periods for the same enterprise, तो देखो AS20 का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें दो कीवर्ड्स हैं, दो चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है एक तो डिटर्मिनेशन और दूसरा है प्रेजेंटेशन। किस चीज़ का? EPS का। तो बेसिकली हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है अर्निंग पर शेयर और उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम डिटर्मिनेशन भी सीखेंगे और प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर का। अब इससे होता क्या है अर्निंग पर शेयर से? इससे हमारे कंपैरिजन जो है वो अच्छा हो जाता है। जैसे बहुत सी कंपनीज होती हैं वो अपना ईयर ऑन ईयर का अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करती हैं, या कई बार दो एंटरप्राइजेस आपस में कंपेयर करती हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी कंपनी ज़्यादा EPS रखती है, आप कहोगे कि आपकी कंपनी कम रखती है, तो लोगों को लगेगा कि मेरी अच्छी है। तो मतलब इस तरह से कंपैरिजन में भी ये हेल्प करता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम EPS कैसे निकालें और मतलब EPS को कैसे प्रेजेंट करें। उसके बाद सेकेंड एरो, दिस AS इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज। ये सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, फुल स्टॉप। हाउएवर, कॉमा, डिस्क्लोजर ऑफ diluted EPS is not mandatory for SMCs। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी है, तो सभी के लिए अनिवार्य है। बस एक डिस्क्लोजर का थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। डिस्क्लोजर ऑफ डाइल्यूटेड EPS, ये हम सीखेंगे थोड़ी देर में, इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर SMC। SMCs के लिए डाइल्यूटेड EPS डिस्क्लोज ना करना मतलब मैंडेटरी है, मतलब करना मैंडेटरी नहीं है, बाकी एनकरेज करते हैं कि आप कर सकते हो। तो ये हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे कि डाइल्यूटेड EPS किसको बोलते हैं। दो तरह के EPS होते हैं, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो उसमें से डाइल्यूटेड EPS को डिस्क्लोज ना भी करें तो चल सकता है SMCs। उसके बाद थर्ड एरो, डेफिनेशंस, इसको आप हाईलाइट कर लेना चाहें तो
अब हमें कुछ डेफिनेशंस कवर करनी है पहले इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, फिर धीरे धीरे बाकी बातों पर आएंगे। तो नंबर 1 का नाम है इक्विटी शेयर। कुछ आपको पता होंगी, बचपन में सुनी होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो इक्विटी शेयर कौन सा होता है, मतलब इक्विटी शेयर की परिभाषा क्या है? हाँ, शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर। तो सिंपल परिभाषा है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। तो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या है? शेयर कैरिंग preferential rights, share carrying preferential rights to dividends and repayment of capital। तो प्रेफरेंस शेयर बेसिकली वो जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स हैं डिविडेंड को लेकर, या जिनको रीपेमेंट को लेकर भी प्रेफरेंशियल राइट्स है, मतलब पहला अधिकार है इनके पास कि इनको पहले डिविडेंड मिलेगा या इनको पहले रीपेमेंट होगी, तो इनको बोल देंगे प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद नंबर 3, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो ये क्या होता है, इसमें डैश डाल के लिखना, एनी कॉन्ट्रैक्ट that gives rise to both financial asset and financial liability or equity shares of another enterprise और equity shares of another enterprise। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बेसिकली कि कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे आपका एक फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, या फिर एक तरह से आप किसी दूसरे एंटरप्राइज के इक्विटी शेयर लेते हो, उसको भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होगी, या फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब है और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्या मतलब है, वो नंबर 4 में लिखते हैं। तो नंबर 4 का नाम है फाइनेंशियल एसेट। तो इसमें लिखना एनी एसेट दैट इज, फिर डैश डाल के लिखना है, ए कैश, बी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, सी contractual right to exchange financial instruments with another enterprise, under conditions that are potentially favorable, or D equity share of another enterprise, तो फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं?
तो फाइनेंशियल एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जो आपको बेनिफिट देगा, तो या तो कैश सीधा सीधा, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको कैश मिलने का अधिकार मिल जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जिसमें आपको कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा किसी दूसरे एंटरप्राइज का, यानी कि एक तरह से किसी दूसरी कंपनी का आप शेयर मिल जाएगा, और या फिर दूसरी कंपनी का इक्विटी शेयर आपने ले रखा है। तो ये सब आपके लिए फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, जिसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हो कि आपने किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीद लिया। नहीं, इसमें बिल्डिंग नहीं आएगा, लैंड नहीं आएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य बेचने का नहीं होगा। फिर दूसरा इसी तरह है फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, डैश डाल के, एनी लायबिलिटी दैट इज contractual obligation, that is contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another enterprise or exchange financial instruments with another enterprise under conditions that are potentially क्या unfavorable, that are potentially unfavorable। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी किसको कहते हैं? देखो, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, मतलब आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? कैश, हाँ मतलब कैश भी कह सकते हो, या इन चारों में से कुछ भी देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये बन गया कि एनी लायबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। तो अनदर फाइनेंशियल एसेट्स मतलब कौन से? ये बी, सी और डी। तो सिंपल भाषा में फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब है कि अगर आपको इन चारों में से कुछ भी दूसरे एंटरप्राइज को देना पड़ रहा है तो वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। बाकी एक छोटा सा वर्ड यहाँ पर आप देखना, एसेट के अंदर लास्ट में यहाँ पर दे रखा था कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल, लेकिन लायबिलिटी में दे रखा है कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, क्योंकि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है कि आपको देना पड़ रहा है, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब आपके लिए अधिकार बनते हैं कि आपको पैसा मिलेगा। तो एसेट के लिए इसीलिए टर्म यूज़ हुई फेवरेबल कंडीशंस, और लायबिलिटी के लिए टर्म यूज़ हुई अनफेवरेबल कंडीशंस। उसके बाद नंबर 6 डेफिनेशन है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लेना। EPS, अर्निंग पर शेयर, उसके अंदर डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो ये 6th डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि ये आज इक्विटी शेयर नहीं है, लेकिन ये बन जाएंगे इक्विटी शेयर, तो इसीलिए इनका नाम है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। जैसे भाई आज आप CA नहीं हो,
लेकिन आप क्या हो, पोटेंशियल सी कि आप भविष्य में बन जाओगे। तो इसी तरह पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब है कि ये आज इक्विटी शेयर नहीं है लेकिन ये बन जाएंगे। तो वो कौन लोग हैं, मतलब वो क्या हैं, वो हमें लिखने। तो पहला लिखना है आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बाकी ब्रैकेट में लिख लेना इनटू इक्विटी शेयर्स। अब जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो 5 साल या 10 साल बाद या जब भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर में। तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हो गए। इसी तरह कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये आज इक्विटी शेयर्स नहीं है लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरह शेयर वॉरेंट्स, शेयर वॉरेंट्स क्या होता है? हाँ, तो जैसे कंपनी अमूमन तो किसी शेयर होल्डर को एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। तो शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो तो नाम के साथ छपता है, आपका नाम लिखा होगा। लेकिन कंपनी कभी कभी बिना नाम वाला भी एक सर्टिफिकेट छाप के दे देती है, उसको बोल देते हैं शेयर वारंट। तो बस इसमें ये होता है कि ये जिस आदमी के पास है वो ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो जिसके पास ये होगा वो मालिक बन जाएगा। तो ये हो सकता है किसी और को दे दे, किसी और को दे दे, किसी और को दे दे। अल्टीमेटली ये घूम फिर के जब कंपनी के पास आएगा तो कंपनी को इसके बदले में शेयर ही इशू करना पड़ेगा। तो आज ये बिना नाम का कागज़ है लेकिन अल्टीमेटली तो शेयर बन ही जाएगा 2, 4, 5 महीने के बाद। तो ये भी एक तरह से पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गया। इसके अलावा अगला ऑप्शंस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ईसॉप्स जिसको आप कहते हो। तो ईसॉप का भी अगर आपको याद हो बेसिक फंडा की, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के बदले में कहती है कि आप हमारे शेयर्स ले सकते हो, ऑप्शन देती है ना। तो ये भी अब ऑप्शन दे रही है अगर कंपनी, तो क्या पता कोई एम्प्लॉय इसको मतलब कन्वर्ट करा ले या इसको एक्सेप्ट कर ले। तो जो भी कंपनी ईसॉप्स इशू कर रही है तो वो भी एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। और इसी तरह पांचवा एरो का नाम है कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर्स, कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर्स। तो इसमें पहले लिख लो अंग्रेजी, फिर समझाता हूँ ये क्या होता है डैश डाल के। शेयर्स विच वुड बी, शेयर्स विच वुड बी इशूड अपॉन द सेटिस्फैक्शन of certain conditions from contractual arrangements, from contractual arrangements। तो इसका सिंपल भाषा में मतलब ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे हमने किसी बैंक से लोन लिया, लेट से एक एग्जांपल है, ठीक है, हमने किसी बैंक से लोन लिया। अब बैंक कहता है कि भाई हमें सिक्योरिटी दो, तो हम कहते हैं ठीक है तुम हमारी बिल्डिंग जो है इस पर प्लेज ले लो। तो बैंक के पास हम बिल्डिंग गिरवी रखवा देते हैं, लेकिन फिर बैंक बोलते हैं मुझे कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी भी दो। तो बचपन में आपने पढ़ा था सीए फाउंडेशन में, डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो कंपनी कहती थी हमारे डिबेंचर रख लो, इशू नहीं कर रहे, रख लो, अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये भी ले लेना। तो इसी तरह हो सकता है कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बैंक को कह रही है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट करेंगे ना, अगर हमने 4 महीने किस्तें नहीं दी तो आप हमसे शेयर्स ले लेना, आप हमारे 20,000 शेयर्स ले लेना। अब ये जो कागज़ का टुकड़ा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर है,
क्योंकि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक इनके बदले में क्या ले लेगा, शेयर ले लेगा। तो इसका नाम अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, कॉन्टिंजेंटली। तो कॉन्टिंजेंट वर्ड का मतलब क्या है कि हो सकता है। तो क्या हो सकता है, शेयर इशू हो सकता है, तो इसीलिए नाम पड़ गया कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर्स। तो ये एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं कि हर केस में यही होगा, कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर आप कल क्लास नहीं आए तो मैं आपसे शेयर लूँगा, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और साइन कर दिया। तो ये कागज़ का टुकड़ा भी आपके लिए एक कॉन्टिंजेंटेबल मतलब कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर है। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें शेयर इशू करे जाने की मतलब प्रोबेबिलिटी बन गई तो वो कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर हो गया। वो तो ऊपर आ ही गए, वो भी पोटेंशियल है। मतलब ये 5 चीज़ें जो है ना, ऐसे याद रखना, 5 आइटम्स हैं टोटल जिनको हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कहते हैं। तो आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर आ गए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, शेयर वारंट्स आ गए, ईसॉप्स आ गए, या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका शेयर इशू हो सकता है। तो ये पांचों जो हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हो गए। राइट शेयर, बोनस शेयर तो नाम में ही शेयर है, वो तो पोटेंशियल नहीं है, वो तो शेयर ही है भाई। राइट शेयर मतलब आप कह रहे हो सीए पराग गुप्ता, मैं तो सीए हूँ ही, मैं पोटेंशियल सीए नहीं हूँ। आप पोटेंशियल सीए हो, मैं तो सीए हूँ। तो राइट शेयर, बोनस शेयर, इक्विटी शेयर, हम तो सीए हैं ही ऑलरेडी। पोटेंशियल, यहाँ हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर कि जो आज इक्विटी शेयर नहीं है बन जाएगा। समझ रहे डिफरेंस? तो राइट शेयर, बोनस शेयर तो ऑलरेडी शेयर्स हैं। ठीक है, तो नंबर 6 हो गई डेफिनेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 में कुछ बातें लिखनी है, वो लिखते हुए समझ नहीं आएंगी, फॉर्मूले हैं वो सब हम एग्जाम्पल में सीखेंगे, लेकिन लिख लो। तो पॉइंट नंबर 7 है बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। तो ये पहले तरह की ईपीएस होती है जिसको हम बोलते हैं बीईपीएस। तो इसको चाहे आप हाईलाइट भी कर लेना। तो इसमें हमें 2-4 बातें लिखनी है। तो पहले लिखते हैं फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इस पे स्टार लगा लेना, होल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। इस पर भी स्टार लगा लेना। अब हमको ये समझना है कि ये दोनों हैं क्या। तो पहला स्टार है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है ना, कि भाई ये क्या है, बहुत ही सिंपल मतलब है वैसे तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट बचा टैक्स देने के बाद, उसमें से आप प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड जो दे रहे हो, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड, ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूडिंग इट्स टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड पर आप टैक्स भी देते हो, ये टैक्स में शायद आपने पढ़ा होगा, डीडीटी या जो भी बोलते होंगे, सीडीटी, है ना। मतलब डिविडेंड जब कंपनी पे कर रही होती है तो उस पर टैक्स भी साथ साथ लग जाता है। तो मतलब जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी ने दिया है और उसका जो भी टैक्स दिया, वो पे करने के बाद अब कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचे उसे हम कहेंगे अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बाकी इसमें ये ध्यान रखना है, वो भी नीचे लिख लेते हैं कि भाई डू नॉट डिडक्ट ट्रांसफर टू रिजर्व्स, उसको डिडक्ट नहीं करना, एंड इक्विटी डिविडेंड, इन्हें डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही
इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग है। ये तो एक तरह से मैंने इस जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में ट्रांसफ़र कर लिया, भाई मैंने प्रॉफिट में से रिजर्व में पैसा डाल दिया, तो दैट डज नॉट अफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो हमारे लिए मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब ये है कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उसमें से प्रेफरेंस वालों को हमने डिविडेंड दे दिया, तो जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर का माल है। और दूसरा सितारा इधर लिख लेते हैं। दूसरा था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। तो ये भी लिख लेना, ये लिख के आपको समझ नहीं आएगा, ये हम एग्जाम्पल में सीखेंगे, लेकिन आप फॉर्मूला लिख लो अभी। ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा प्लस शेयर इशूड ब्रैकेट में टाइम बेसिस जो भी होंगे प्लस बोनस शेयर्स ब्रैकेट में नो टाइम बेसिस जो भी होगा प्लस, या प्लस मत लिखो, माइनस शेयर्स बायबैक ब्रैकेट में टाइम बेसिस माइनस जो भी होंगे, तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी इसके नीचे लिख लेना फॉर राइट शेयर्स रेफर एग्जाम्पल्स। राइट शेयर्स के लिए हम एग्जाम्पल में अभी सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये बस अभी लिख लो, समझ में कुछ नहीं आएगा वो बाद में समझेंगे, लेकिन ये इस तरह से हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं कंपनी के वो निकालेंगे। तो ये बेसिकली BEPS का फॉर्मूला होता है, BEPS। उसके बाद नंबर 8 दूसरे तरह का EPS होता है, उसका नाम होता है डाइल्यूटेड EPS, जिसको हम बोलते हैं DEPS। तो इसको भी आप हाईलाइट कर लेना, ये दूसरे तरह का EPS होता है। तो दो तरह के EPS होते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं बेसिक EPS और दूसरा होता है डाइल्यूटेड EPS। तो डाइल्यूटेड EPS का भी लिख लो फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू अर्निंग्स आफ्टर कंसिडरिंग potential equity shares whole divided by weighted average number of outstanding shares after considering potential equity shares, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड EPS। बाकी ये भी हम एग्जाम्पल में सीखेंगे कि मतलब ये क्या है। फिर इसके नीचे लिखना पॉइंट नंबर 9, ये सब इसके फॉर्मूलों का एप्लीकेशन हम उसमें सीखेंगे। पॉइंट नंबर 9 है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो उसमें लिखना डैश डाल के एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट BEPS and DEPS on the face of the statement of profit and loss for
ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसमें कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन कहाँ होगी। ये कैलकुलेट तो कर लिया हमने फॉर्मूले लगा के, अब इसको यूज़र को कहाँ दिखाएंगे? तो यूज़र को बिल्कुल P&L के मुंह पर चिपका कर दिखाएंगे, यानी कि ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो जब पूरा P&L बनता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो अगर आप देखोगे ओरिजिनल कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 में, तो उसके नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये वो आ गया, ये वो आ गया, तो वहीं पे लिखा होता है बेसिक EPS, DEPS दोनों लिखे होंगे। तो बिल्कुल P&L के फेस पर ही आपको यूज़र को हम प्रेजेंट करते हैं कि BEPS कितना है और DEPS कितना है। और लास्ट पॉइंट नंबर 10, डिस्क्लोजर, कि भाई कुछ बातें डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी, वो और लिख लेते हैं कि भाई डिस्क्लोजर क्या क्या करना है। तो उसमें लिख लो फर्स्ट एरो डाल के, वेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L, where the statement of P&L includes extraordinary items, comma, BEPS and DEPS computed on the basis of अर्निंग्स। बताओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को इंक्लूड करके निकालोगे या उसे हटाकर अर्निंग में से फिर निकालोगे? हटा। तो यही बात डिस्क्लोज करनी है, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो जब हम BEPS और DEPS निकालते हैं, तो हम बेसिकली अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा अर्निंग में, उसको एक्सक्लूड करके निकालेंगे, फिर ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि भाई हमने देखो ये जो BEPS DEPS निकाला है, हो सकता है आपको कम लग रहा हो, पर वो इसलिए कम लग रहा है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम थी या जो भी मतलब था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये बता कर निकालेंगे, मतलब डिस्क्लोज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट्स यूज्ड एज द numerators in BEPS and DEPS and reconciliation of those amounts to the नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो दूसरा आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया न्यूमरेटर में आप क्या अमाउंट ले रहे हो। मतलब ऐसा नहीं हो ना कि बस आपने P&L में लिख दिया BEPS 24, अब यूज़र सोच रहा है 24 ये कैसे आया, तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भाई 24 में आपका न्यूमरेटर का अमाउंट कितना था, 12,25,000 या जो भी था। तो वो हमें मतलब अमाउंट एज न्यूमरेटर जो भी यूज़ करे वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और छोटा सा उसका एक रिकन्सिलेशन भी देना पड़ेगा कि वो अमाउंट हमारे प्रॉफिट से मतलब किस तरह मैच होकर आ रहा है। तीसरा एरो, द वेटेड एवरेज नंबर, द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ equity shares used as denominator and reconciliation of these। तो इसमें भी वही ऊपर वाली सेम बात कि अब डिनोमिनेटर में आप लिखते हो ना कितने नंबर हैं इक्विटी शेयर्स के, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई ये कितने नंबर लिख रखे हैं। मतलब आपको डिनोमिनेटर और उसका भी रिकन्सिलेशन शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई कहाँ से आया ये नंबर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिगर्स कहाँ से आ रही हैं वो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। और लास्ट पॉइंट,
नॉमिनल वैल्यू, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स along with EPS फिगर। EPS के साथ हमेशा शेयर की फेस वैल्यू शो करनी। तो 99% तो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है, तो हम ब्रैकेट में शो कर देते हैं ऐसे कि भाई EPS ये, ब्रैकेट में फेस वैल्यू 10 रुपये, तो वो फेस वैल्यू भी डिस्क्लोज करनी होती है। तो बेसिकली ये हमें चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो आप इसको चाहे क्लोज कर दो। तो अब हम छोटे छोटे एग्जांपल्स करके आपको सारी बातें सिखाएंगे कि भाई क्या है। तो आप ऐसे लिख लो एग्जाम्पल 1। तो लिखो इसमें X Limited has 9,000 shares on 1st April 2022, full stop. It issued 3,000 shares on 1st August 2022 and buy back 1,500 shares on 31st January 2023, full stop. Find weighted average number of outstanding equity shares. Find weighted average number of outstanding equity shares. तो बहुत ही सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स डिनोमिनेटर निकालने के लिए, तो सबसे पहले कंपनी के पास 1 अप्रैल वाले दिन कितने शेयर्स थे? 9,000 शेयर्स थे। तो हम ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन में, ओपनिंग बैलेंस 9,000 शेयर्स, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 9,000 शेयर्स। अब कंपनी ने और शेयर्स इशू करे तो बढ़ेगी संख्या, तो इसीलिए प्लस शेयर्स इशूड। लेकिन ये कंपनी ने शेयर्स इशू करे 1 अगस्त को, तो हम जब शेयर्स की संख्या निकालते हैं कि 1 अगस्त को इशू करे और 3,000 शेयर्स इशू करे, तो हम इसको टाइम बेसिस के हिसाब से निकालते हैं, क्योंकि 9,000 शेयर्स तो पूरे साल रहे होंगे, लेकिन 3,000 शेयर पूरे साल तो नहीं रहे, वो तो अगस्त में इशू हुए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो तो 8 महीने ही रहे होंगे। तो हम इसीलिए इनको 8 महीनों के हिसाब से ही मानेंगे। तो कितने हो गए? 2/3, 2,000 शेयर। समझ आ गया? तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के कॉन्सेप्ट में जो लिखवाया था ना आपको, वो ये था ऊपर, इधर देखो राइट साइड में, ओपनिंग बैलेंस प्लस शेयर्स इशूड और ब्रैकेट में लिखा है टाइम बेसिस। बोनस अभी छोड़ दो, माइनस शेयर्स बायबैक। अब आपने वापस कुछ खरीद लिया तो आपकी संख्या कम हो जाएगी शेयर्स की। तो अब हमने बायबैक कब करा? 31 जनवरी को 1500 शेयर्स बायबैक कर लिए। अब क्योंकि 31 जनवरी 2023 को करे, तो फिर तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने के लिए इसका टाइम रहेगा। तो कितना आएगा? 250 शेयर्स। तो हमारा डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा 31 मार्च तक का, क्योंकि हम EPS कब कैलकुलेट करते हैं? 31 मार्च को बचा। हाँ, तभी तो माइनस करा, सिर्फ 2 महीने नहीं रहे। माइनस करने का मतलब है कि ये 2 महीने नहीं रहे, 10 महीने रहे, लेकिन 2 महीने नहीं रहे, तो इसीलिए तो माइनस हो रहा है।
तो चाहे किसी में से भी हो, हमने ऊपर वालों को तो ले ही रखा है। तो जब कंपनी बायबैक कर देगी तो इसका मतलब वो 2 महीने नहीं रहे। तो कितना आ जाएगा आंसर? 11,000 कम आएगा, 10,750, 10,750 शेयर्स आ गए। तो इनको हम कह देते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। चलो एक और करते हैं, एग्जाम्पल 2। ओपनिंग बैलेंस ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 जनवरी, फेस वैल्यू ₹10 डैश डाल के 10,000 शेयर्स। अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं फुल्ली पेड अप। उसके बाद शेयर्स इशूड 1 अप्रैल, पेड अप ₹7 डैश 5,000 शेयर्स। उसके बाद शेयर्स बायबैक, कुछ शेयर आपने खरीद लिए 1 जुलाई, पेड अप ₹7, 6,000 शेयर्स। उसके बाद बोनस शेयर्स 1 नवंबर को इशू कर दिए, पेड अप कितना होगा बोनस का? 10 ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप ही होते हैं। तो वो चाहे दे या ना दे फिर भी वही माना जाएगा, 3,000 शेयर्स। उसके बाद और शेयर्स इशूड 1 दिसंबर, पेड अप ₹8, 2,000 शेयर्स। कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर। अब ये कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है। फाइंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। चलो, तो अब इसमें और पुराने में क्या डिफरेंस है? पुराने में तो बहुत ही सिंपल सीधी कहानी थी, भाई ये शेयर हैं, ये और इशू हुए, ये बायबैक हो गए। अब इसमें 2 बातें नई मुझे कवर करनी थी इस एग्जांपल में। एक तो कलाकारी ये कि अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ शेयर्स हैं फुल्ली पेड, कुछ ने ₹7 दिए हैं, कुछ ने ₹8 दिए हैं। तो इसका मतलब सब शेयर्स एक प्रकार के फ़िलहाल नहीं हैं। यहाँ पर थोड़ा सा तो भेदभाव हो गया, कुछ शेयर फुल वाले, कुछ 8 वाले, कुछ 7 वाले। और दूसरा एक पॉइंट मैंने बोनस का भी इसमें कवर करना था, बोनस भी डाल दिया कि भाई बोनस शेयर्स हमने 1 नवंबर को इशू करे। अच्छा, अब बड़े ध्यान से बोनस शेयर्स का अगर आपको चैप्टर याद हो, वैसे तो नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी याद तब भी बोनस की बेसिक बात तो हमें याद ही होगी कि बोनस शेयर का मतलब होता है, पहले बोनस को ही कवर कर देता हूँ। बोनस शेयर का मतलब होता है कि जब कंपनी क्या करती है कंपनी अपने लोगों को यानी कि शेयर होल्डर को शेयर्स इशू तो करती है, लेकिन कैसे इशू करती है? फ्री में, उनसे कोई पैसा तो लेती नहीं है। तो उसकी एक बहुत ही बेसिक जर्नल एंट्री अगर हम बात करें, सारी बात नहीं कर रहे, बेसिक वाली बात कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल रेज हो गई शेयर्स इशू करते ही। अब कंपनी पैसे तो ले नहीं रही, बैंक डेबिट तो हम करते नहीं, तो कंपनी अपने जनरल रिजर्व, सिंपल अगर बात करें, अभी सिंपल बात कर रहे हैं, टेक्निकल नहीं, हमें नहीं पता CRR VRR क्या होता है। तो कंपनी अगर सिंपल बात करें तो अपने रिजर्वों को कम करेगी, है ना। तो इधर से रिजर्व कम करा, उधर कैपिटल बढ़ा दी। तो इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखें, शेयर होल्डर फंड में कुछ बदला नहीं? बदला,
क्योंकि रिजर्व कम हो गए और उतने ही अमाउंट से कैपिटल बढ़ गई, तो शेयर होल्डर मतलब एक तरह से जेब से पैसे निकाल के पीछे रखे, यही हुआ ना। तो इसीलिए जब कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही होती है ना, तब ये इवेंट जो है एक तरह से ऐसा है ही नहीं जो 1 नवंबर को प्रभाव दे रहा होगा शेयर होल्डर फंड पे। तो इसीलिए बोनस शेयर के बारे में आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट में क्या लिखवाया था वहाँ पर, नो टाइम बेसिस। तो चाहे मैं आखिरी दिन भी बोनस इशू क्यों ना कर रहा हूँ, एक तरह से मैं इसमें टाइम बेसिस लगाता ही नहीं, क्योंकि बोनस का मतलब है ये रिजर्वों से दिया गया पैसा है और रिजर्व तो मेरे पास पूरे साल भर से चल ही रहा होगा। तो इसीलिए बोनस शेयर में वो कोई भी डेट लिख कर दे दे, वो सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए देगा, क्योंकि बोनस शेयर कोई ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर को मेरे शेयर होल्डर फंड में चेंज हुआ ना। मेरे पास रिजर्व पहले से चल रहा था, मैंने इस जेब से पैसे निकाल के पीछे रख लिए आज, लेकिन मैं अभी भी हूँ तो वही, तो मेरा कोई चेंज नहीं होता। तो बोनस शेयर बेसिकली जो होता है ना, उस पर हम इसीलिए कभी भी टाइम बेसिस तो नहीं लगाते। अब सॉल्यूशन करते हैं, अब देखते हैं कि भाई क्या आएगा। तो लिखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। तो बताओ उत्कर्ष क्या करें इस बार, तो मुसीबत है, अलग अलग शेयर्स हैं ना, कुछ फुल्ली पेड हैं। पहले सबको क्या करें, सबको फुल्ली पेड बना दें। नहीं, हाँ बेस एक जैसा हो जाएगा, लेकिन वो हमें करना नहीं है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, इस बार हम रुपए में पहले कैलकुलेट करेंगे, पहले हम रुपए निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे पहले ओपनिंग बैलेंस हैं वो हमारे 10,000 शेयर्स हैं और फुल्ली पेड है 10 रुपये के। तो मैं रुपए लिख रहा हूँ, इस बार मैं नंबर ऑफ शेयर नहीं लिख रहा हूँ, मैं इस बार रुपए लिख रहा हूँ। तो अगर मेरे 10,000 शेयर्स हैं और वो 10 रुपये पेड हैं, तो मैं ये रुपए लिख रहा हूँ 1 लाख रुपए। तो इस बार हम रुपी में कैलकुलेशन करते हैं, है ना, हम नंबर में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, रुपी में कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब उसके बाद हमने शेयर इशू करे 1 अप्रैल को, फिलहाल 1 अप्रैल को अभी इग्नोर मारना, रुपए की बात करते हैं। पेडअप 7 रुपये पेडअप है और 5,000 शेयर है। तो हम इनके रुपए की बात करते हैं अगर, कि शेयर्स इशूड, तो इनके रुपए की बात करते हैं। तो 5,000 शेयर्स हैं और कितना पेडअप, 7 पेडअप। तो ये कितने रुपए के हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे। लेकिन अब ये हमने कब इशू करे, 1 अप्रैल को। तो अब वो समय का टाइम बेसिस के हिसाब से निकाल लेते। तो अप्रैल में इशू करने का मतलब है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर का ईयर है इनका, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब 9 महीने। तो वो हम अप्लाई कर देते हैं टाइम बेसिस 9 महीने। तो ये कितने रुपए के हो गए, मतलब हम रुपए में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है, रुपए हैं, रुपए 26250। ठीक, तो क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो हम रुपए में चल रहे हैं अभी, रुपए। उसके बाद है शेयर्स बायबैक। हमने शेयर वापस खरीद लिए, पेड अप 7 रुपये और 6,000 शेयर्स। तो अगर हम पहले रुपए की बात करें, माइनस शेयर्स बायबैक, 6,000 शेयर्स और 7 रुपये पेड अप। तो अगर हम रुपए की बात करें तो 42,000। लेकिन हमने कब बायबैक करे, 1 जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितना हो गया टाइम बेसिस, 6 महीना। तो ये कितना आ गया, 21,000 रुपये। उसके बाद प्लस फिर हमने बोनस शेयर इशू करे 1 नवंबर को, पेड अप है 10 रुपये, 3,000 शेयर्स। तो बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो बोनस शेयर्स, तो रुपए की अगर हम बात करें तो 3,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये पेड अप है।
और इसमें टाइम बेसिस नहीं लगेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो लिख देता हूँ दोबारा से, नो टाइम बेसिस, क्योंकि बोनस पे कोई टाइम बेसिस नहीं लगता। तो कितना हो गया जी? 30,000 रुपये। उसके बाद प्लस, फिर दोबारा से शेयर इशू करें, पेड अप 8 रुपये और 2000 शेयर। तो 2000 शेयर 8 रुपये, तो रुपए हो गए 16,000। लेकिन आपने 1 दिसंबर को इशू करा, तो टाइम बेसिस 1 महीना, तो ये कितने रुपए हो गया? 1333। तो ये जो अब आंसर आएगा, ये फिलहाल आपके रुपए आ गए, पूरे साल के वेटेड एवरेज रुपए। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये कितना आएगा? 126 माइनस 21 प्लस 30 प्लस 1333। 1 ये यार 136,583। ठीक है ना? बाकी इसमें मैंने समझाने के लिए ये सब करा है। वैसे जब हम शेयर्स बायबैक करते हैं वो भी फुल्ली पेड होते हैं, लेकिन मैंने तो जानबूझ के मतलब ऐसी बस मैथमेटिक्स कवर करने के लिए करा है। टेक्निकली शेयर बायबैक वैसे फुल्ली पेड ही होता है, लेकिन ठीक है, हम तो अभी न्यूमेरिक समझ रहे हैं। अच्छा, तो न्यूमेरिक तो समझ आ गया। तो ये हमारे वेटेड एवरेज रुपए आ गए। अब एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? हाँ, 10 रुपये। तो अब हम उससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि अब हम फाइनली अल्टीमेटली तो हमें क्या निकालना है? देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स। अल्टीमेटली तो हमें डिनोमिनेटर ये चाहिए ना कि कितने शेयर्स हैं। तो जब हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया सबको, तो अब एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, तो अब हम उस फेस वैल्यू से भाग देके नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। पेड अप अलग थे, हाँ, लेकिन फेस वैल्यू तो 10 ही थी। बाल्टी का साइज तो उतना ही था, पहले भी आपको सिखाया है। अब देखो, जैसे फेस वैल्यू है 10, अब किसी ने पेड अप दे रखा है 8, किसी ने पेड अप दे रखा है 7, तो हमने तो क्या करा? हमने पहले एक सारा पानी एक बाल्टी में कर लिया कि भाई जिसने जितने रुपए दे रखे हैं वो सारे इकट्ठा कर लो, ये रुपए आ गए। अब हमारी बाल्टी, हमारा शेयर जो फेस वैल्यू वो तो 10 ही रहेगा। तो हम ये निकाल रहे हैं कि नंबर कितने हैं। ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल नंबर है, क्योंकि हमें कॉमन बेस तो चाहिए, नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे बिना कॉमन बेस के। तो हमने इसीलिए पहले रुपए निकाल लिया और रुपए को कॉमन फेस वैल्यू जो है 10 उससे डिवाइड कर देंगे। अगर फेस वैल्यू भी अलग होंगी सबकी, तो फिर वो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स बन जाएंगे, फिर उनके लिए अलग ईपीएस निकलेगा, उनके लिए अलग निकलेगा। अगर फेस वैल्यू भी अलग हो जाए ना शेयरों की, तो फिर वो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स माने जाएंगे, फिर तो उनका ईपीएस अलग, इनका अलग। लेकिन यहाँ फेस वैल्यू अलग नहीं है, फेस वैल्यू सबकी कितनी है? 10, बस पेड अप अलग है। तो हमने इसलिए रुपए में निकाल के अब फेस वैल्यू 10 से भाग दे देंगे, तो हमारे कितने शेयर आ जाएंगे? 13,658 है ना अप्रॉक्स। तो अगर बाय चांस पेड अप कम ज़्यादा होगा, तो हम पहले रुपए में कन्वर्ट करके फिर फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल देंगे। तो क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 की आप हेडिंग डाल देना। इसमें मैं आपको एक सिखाऊंगा पॉइंट, राइट शेयर्स का। या पहले आप हेडिंग ही डाल लो, राइट शेयर्स। इनफैक्ट तो इसमें लिखना स्टेप 1, कैलकुलेट मार्केट प्राइस
एक्स राइट। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस एक्स राइट कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको वैसे सिखाया था जो, लेकिन आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स पर राइट इनटू मार्केट प्राइस कम राइट, ये एक ब्रैकेट बन गया, प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस, ये एक ब्रैकेट बन गया, होल डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट। नंबर ऑफ शेयर प्री राइट, वो पहले ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट कर लेना, सॉरी मैंने पर राइट लिखवा दिया था वहाँ पर। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट मतलब राइट से पहले कितने शेयर्स थे, इनटू राइट से पहले कितना मार्केट प्राइस था, प्लस राइट शेयर कितने हैं इनटू राइट प्राइस कितना है, होल डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट कितने। तो वैसे हमने राइट्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन आप चाहे लिख लो, लेकिन आपके सवालों में वैसे एक गिवन होता है तो आप स्टेप 1 से बच जाते हो इस एएस के अंदर। फिर उसके बाद स्टेप 2, कैलकुलेट पेड पार्ट एंड बोनस पार्ट। कैलकुलेट पेड पार्ट एंड बोनस पार्ट ऑफ द राइट्स। पेड पार्ट को भी आप ब्लॉक बना लेना और बोनस पार्ट को भी आप ब्लॉक बना लेना। अब इसी के नीचे लिखना पेड पार्ट इज इक्वल टू, वो निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला लिख लो। हालांकि जब क्वेश्चन में सिखाऊंगा तो आपको कॉमन सेंस ज़्यादा इजी लगेगा, फॉर्मूला लगेगा कि ये बेकार है, लेकिन फिर भी लिख लो। राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस होल डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट। ये तो हो गया पेड पार्ट निकालने का फॉर्मूला। और बोनस पार्ट इज इक्वल टू राइट शेयर्स माइनस पेड पार्ट, राइट शेयर्स माइनस पेड पार्ट। और स्टेप 3, calculate EPS as usual with paid part on time basis। ये हाईलाइट कर लेना, मेन बात है। पेड पार्ट ऑन टाइम बेसिस एंड बोनस पार्ट without time basis, and bonus part without time basis। ये भी चाहे हाईलाइट कर लो। तो ये हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अंग्रेज़ी देखकर लगेगा आपको कि पता नहीं कौन सा रॉकेट का फॉर्मूला लिखवा रखा है, लेकिन बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंस से जब करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो हम लिखते हैं अब एग्जाम्पल 3। 1 जनवरी 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 जुलाई राइट इशू ऑफ 1000 शेयर्स at ₹20 ईच। उसके नीचे दे रखा है मार्केट प्राइस एक्स राइट इज इक्वल टू 25 रुपये। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 42,400। फाइंड
BEPS, फाइंड BEPS। ठीक है, लिख लिया। तो BEPS और वो तो हम निकालेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वो समझाता हूँ कि राइट इशू का मतलब क्या है। ठीक है, और इसमें आप वो भी लिख लो ब्रैकेट में कैलेंडर ईयर, इसमें हम कैलेंडर ईयर ही फॉलो कर रहे हैं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एक बार। तो 1 जनवरी को बेसिकली हमारे पास शेयर्स थे। 1 जनवरी को कितने शेयर्स थे हमारे पास? 10,000 शेयर्स थे। अब कंपनी 1 जुलाई को मतलब 6 महीने के बाद राइट शेयर्स लेकर आई, राइट इशू लेकर आई कि भाई जिनको भी 1000 शेयर अगर लेने हैं तो 20 रुपए के ले लो, सस्ते दामों पर ले लो। और मार्केट प्राइस जो है एक्स राइट वो है 25 रुपये। मतलब एक्चुअल में राइट आने के बाद जो ये मार्केट प्राइस दे रखा है, ये दे रखा है 25 रुपये का। अब देखो बड़े ध्यान से, अब हमें सिर्फ राइट्स के मुद्दे को समझना है कि कंपनी ने यहाँ पर 1000 शेयर्स इशू कर दिए हैं, राइट्स इशू कर दिए हैं और 20 रुपये के भाव पे कर दिए हैं। तो 20 रुपये यानी कि इसको हम बोलते हैं राइट प्राइस। और राइट प्राइस हमेशा कम होता है, बाज़ार से सस्ता होता है, नहीं तो फिर कौन लेगा। और बाज़ार का दाम चल रहा है 25 रुपये, है ना, यही मतलब है। तो पहले देखो एक कॉमन सेंस वाली बातें कर रहे हैं हम कि कंपनी 1000 शेयर्स कह रही है कि आप 20 रुपये में ले सकते हो। तो अगर मैं पहले रुपए की बात करूं तो इसका मतलब ये कितने रुपए हो गए? 20,000 रुपये हो गए, है ना। अब वैसे बाज़ार में एक शेयर हमारा कितने का है? बाज़ार में मार्केट प्राइस कितने की है? 25 रुपये की है। तो अगर मैं 25 रुपये से इसको भाग दूं, लेट से ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ अभी, तो एक बार देखना ही कितना आता है। 20,800 आता है। अब देखो मेरा नज़रिया, मैं क्या कहूँगा। 1 जुलाई को कंपनी ने राइट शेयर इशू करे ना 20 रुपये के, तो मैं लेकिन इस बात को अब ऐसे कहूँगा कि कंपनी ने 800 शेयर्स इशू करे, और ये मानूंगा ही नहीं कि राइट इशू हुआ है, ऐसे मानते हैं कि कंपनी ने 800 शेयर्स इशू कर दिए। तो ये बाजार में कितने के हैं अभी? 25 के। और मैं मान लूंगा कि कंपनी ने 200 शेयर्स जो हैं वो फ्री में दिए हैं, तो भी मेरी वैल्यू वाइज अगर बात देखी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हो आप? मैंने दिए 1000 शेयर हैं एक्चुअल में 20 रुपए के, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे देखूंगा नहीं। मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँगा या सोचूंगा या देखूंगा कि मैंने 800 शेयर्स दिए हैं, वो 25 के हैं बाज़ार में, वो इशू कर दिए मैंने, और 200 शेयर मैंने फ्री दिए। ये है बस। तो बेसिकली जब हम राइट्स इशू करते हैं तो ये आपको मतलब स्टेप लिखवाए हैं, एक बार देख लेते हैं। तो स्टेप 1 तो चलो हो गया मार्केट प्राइस निकालने का, वो तो गिवन होगा आपको, फिर भी मैंने लिखवा दिया सेफर साइड के लिए। बस स्टेप 2 में आपको क्या कैलकुलेट करना है कि पेड पार्ट कितना है और बोनस पार्ट कितना है। तो जैसे अभी हमने लॉजिकली निकाला कॉमन सेंस से कि हम पेड पार्ट कितना मान ले 800 शेयर और बोनस पार्ट कितना मान ले 200 शेयर। तो ये 800 शेयर निकालने के पीछे की देखो मैथमेटिक्स क्या थी। इन 800 शेयर की मैथमेटिक्स क्या थी? 20,000 डिवाइड बाई 25, और उसको भी और एक प्री स्टेप जाएं तो 1000 शेयर इंटू 20 अपॉन 25 बन जाएगा। तो अगर मुझे 800 शेयर्स निकालने हो तो मेरी मैथमेटिक्स ये बन जाएगी एक तरह से। बस यही आपको फॉर्मूले में लिखवाइए। अगर मैं ऊपर फॉर्मूला दिखाऊं कि पेड पार्ट निकालने का फॉर्मूला है राइट शेयर्स मतलब 1000 इंटू राइट प्राइस यानी 20 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट यानी 25। मतलब हमारे एग्जाम्पल में अगर आप पेड पार्ट का फॉर्मूला देखते हो कि हमारे एग्जाम्पल में पेड पार्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो पेड पार्ट निकालने का फॉर्मूला बन गया राइट शेयर्स 1000 इंटू राइट प्राइस 20 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 25। तो हमें पता लग जाएगा कि हम अब इस बात को ऐसे सोचेंगे अपने मन में कि हमने 800 शेयर्स इशू करे हैं। ये मानेंगे, हम मानते ही नहीं कि राइट्स आया है, हम मानते हैं हमने 800 शेयर्स इशू कर दिए और 200 शेयर्स
वो हमने कैसे दे दिए, फ्री दे दिए। ऐसा मान लेंगे हम अपने मन में, सिर्फ वेटेड एवरेज नंबर निकालने के लिए। ये एक्चुअल नहीं है, ये सब नोशनल है, लेकिन हम सिर्फ नंबर निकालने के लिए नाटक कर रहे हैं। क्लियर हो? तो अब हम 1 जुलाई के नीचे मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे कि कुछ राइट वाइट आया। अब मैं क्वेश्चन ऐसे बना दूंगा, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि 1 जुलाई को कंपनी ने 800 शेयर्स और इशू कर दिए, ऐसा सोच लेते हैं, और 1 जुलाई को ही कंपनी ने 200 शेयर्स बोनस इशू कर दिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोच के सॉल्व करना। समझ गए बात? चलो, तो अब आप पहले ये नोट कर लो और फिर एक बार वेटेड एवरेज नंबर आप निकाल के बताना क्या आता है। लेट्स सी। हाँ जी, तो बस नंबर निकालने थे पहले, तो निकाल लिए नंबर। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस तो आपको 10,000 शेयर दे ही रखे हैं। अब हम देखो क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि 1 जुलाई को कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें, 800, ये मानेंगे हम। इसको वैसे डील करेंगे, और 1 जुलाई को इशू करें तो कितना टाइम बेसिस लग जाएगा, 6 महीने का। तो ये आ गया 400 शेयर्स। तो क्लियर हो गया। और जो बोनस पार्ट है कि कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करें 200, उन पर टाइम बेसिस लगता नहीं है भाई। क्लियर होगी कहानी? तो हम इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे समझोगे मन में कि 10,000 शेयर्स कंपनी के पास पहले से थे, 800 शेयर्स कंपनी ने 1 जुलाई को इशू करे, और 200 शेयर भी कंपनी ने 1 जुलाई को लेकिन बोनस शेयर्स इशू करे। तो बोनस पे टाइम बेसिस लगाना नहीं है, तो ये तो 200 शेयर एज इट इज़ रहेंगे, और जो 800 शेयर्स कंपनी ने इशू करे वो 6 महीने के हिसाब से बन जाएंगे। तो राइट्स इशू कहने के लिए आएगा हमारे लिए, लेकिन हम उसमें से राइट इशू का कुछ नाटक हटा ही देंगे। तो हम राइट्स शेयर्स में बोनस पार्ट और पेड पार्ट निकाल के ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,600 शेयर्स। तो ये हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब ये आ जाएगा 10,600। क्लियर हो? बाकी वो क्वेश्चन पूरा करने के लिए मैंने नाटक करने के लिए बोल दिया कि BEPS भी निकालो, तो वो तो सिंपल है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 42,400। तो बस आप 42,400 को इस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से भाग दे दो, 4 आ जाएगा, 4 रुपये, है ना। तो वो तो चलो निकल जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा था कि आपको राइट शेयर के साथ वेटेड एवरेज ये समझ आ जाए। तो क्लियर हो गया? चलो जी, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। अब और घातक एग्जाम्पल करते हैं। इसकी आप हेडिंग डाल लो चाहें, डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड EPS। तो इसमें लिखना, X लिमिटेड हैज़ 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी के पास मान लेते हैं 50 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के, और 1 लाख 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। और कंपनी के पास 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं 100 रुपये के, 1 लाख डिवेंचर्स हैं। बाकी ब्रैकेट में दे रखा है कन्वर्जन रेट इज इक्वल टू 1 डिवेंचर इज इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स।
कन्वर्जन रेट है 1 डिबेंचर 10 इक्विटी शेयर में तब्दील हो जाएगा। तो पहले तो वो डेफिनेशन से एक वर्ड यहाँ पे चिपका देते हैं, हालांकि आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर है ना, शक्ल में लिखा है कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी लिख लेते हैं, टैक्स 30% और नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपए। फाइंड DEPS यानी डाइल्यूटेड EPS, और दूसरा BEPS भी निकाल लेते, दोनों ही निकाल लेते ताकि क्लैरिटी दोनों तरह से ही हो जाए। BEPS तो DEPS भी निकाल लेते हैं, BEPS भी निकाल लेते हैं, दोनों ही निकाल लेते हैं। हालांकि फोकस DEPS पे ज़्यादा है, BEPS तो आप ओरली भी बता सकते हो। तो लिखो सॉल्यूशन। तो BEPS लिखते हैं पहले, BEPS तो एक सिंपल चीज़ है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो जैसे हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1 करोड़ है, तो बेसिक EPS का तो मतलब है कि आज हमें प्रेजेंट सिनेरियो बताना है, पोटेंशियल नहीं, प्रेजेंट। तो आज मेरा नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद है 1 करोड़ डिवाइडेड बाय आज मेरे कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 50 लाख। तो BEPS तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा 2 रुपये। तो BEPS तो आप लिख ही लो, समझ गए। तो BEPS तो एक सिंपल चीज़ होती है कि भाई आज कितना EPS है, कितनी अर्निंग पर शेयर है। तो आज की तो हमको पता चल गई कि इतनी है, ठीक है ना। DEPS जो है उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, वो समझेंगे DEPS पर। तो उसका फॉर्मूला था अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स divided by weighted average number of outstanding shares after considering potential equity shares। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ कि मतलब ये आखिर कॉन्सेप्चुअल है क्या बात। पहला फॉर्मूला लिख लो। तो देखो कॉन्सेप्चुअली तो इसका मतलब ये है कि अगर जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं उन्हें हम मान लें कि ये आज इक्विटी शेयर बन गए, ऐसा मन में सोचना है, बने नहीं है, लेकिन हमको मन में ये सोचना है कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, ये अगर आज ये शेयर होते तो क्या EPS होता, ये है मतलब इसका। तो डाइल्यूटेड EPS का मतलब ये है कि अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आज शेयर्स होते तो मेरा EPS क्या होता, ये मतलब है ना। तो उस पर हम 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं। मतलब इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, वर्किंग नोट में चलते हैं। तो मेन सॉल्यूशन के लिए तो आप जगह छोड़ दो। अब हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। एक तो न्यूमरेटर निकालना है और एक डिनोमिनेटर निकालना है। तो हम वर्किंग नोट में दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। तो पहले वर्किंग नोट में लिखते हैं हम, पहले डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, वो आसान है। यानी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। कि भाई हम ये मान लें अगर कि आज वो डिबेंचर्स जो हैं वो शेयर बन गए, अगर वो कन्वर्ट हो गए तो हमारे कितने शेयर्स बन जाएंगे। तो 1 लाख डिबेंचर्स थे, है ना, और हमारा कन्वर्जन रेट था 1 डिबेंचर 10 शेयर में तब्दील हो जाएगा। तो
डिबेंचर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 लाख, डिबेंचर 10 लाख शेयर्स में बन जाएंगे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो 50 लाख शेयर्स तो हमारे पहले से थे, 10 लाख शेयर्स और बन जाएंगे क्योंकि डिबेंचर हम मान रहे कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे 60 लाख शेयर्स। तो ये तो सिंपल है कहानी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये भी निकालना है न्यूमरेटर की अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगी। अगर मान लो ये डिबेंचर्स अब डिबेंचर ना रहें और ये डिबेंचर्स अब शेयर्स बन जाएंगे, तो अब हमारी अर्निंग्स क्या रहेंगी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो ये सोचते हैं अब, तो बताओ क्या हो जाएंगी। हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 करोड़, टैक्स देते हैं हम 30%, लेकिन अगर ये डिबेंचर्स अब डिबेंचर ना रहें, ये शेयर बन जाएंगे, तब हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आएगा, ये निकालना है बेसिकली। समझ रहे हो मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि फ़िलहाल तो 1 करोड़ है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन अगर ये डिबेंचर अब डिबेंचर ना रहते, ये शेयर बन जाते, तो क्या होगी हमारी, वो डिबेंचर का इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो मतलब ये हम लॉजिकली भी अगर सोचें, अभी लिखना मत आप चाहें, कि भाई हमने पीएनएल के अंदर अपने खर्चे वर्चे लिखे होंगे, उन खर्चों में हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लिखा होगा, और उसको पे करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट पहले तो आ रहा होगा बिफोर टैक्स, और फिर उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने 30% टैक्स पे करा होगा, और फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा होगा आफ्टर टैक्स जो कि है 1 करोड़। यही है स्टोरी कि भाई आपके जो भी खर्चे हुए होंगे उन खर्चों को माइनस करने के बाद आपका पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना होगा, फिर आपने उस फिगर पर 30% टैक्स दिया, और टैक्स देने के बाद 1 करोड़ आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका जो खर्चा आपने लिखा होगा वो कितना लिखा होगा, एक बार वो भी निकालते हैं। 12% डिबेंचर है, तो 1 करोड़ का 12% 12 लाख, तो इसका मतलब आप 12 लाख रुपए इंटरेस्ट का खर्चा लिखते होंगे, यही लिख करते होंगे, और फिर उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता होगा, फिर 30% टैक्स देते होंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ आया होगा। ये मतलब है जो पहले था, ये मैं लिख देता हूँ पीएनएल पहले। अच्छा, अब ये बताओ टैक्स कितना दिया होगा आपने, ये निकाल सकते हो? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो? निकाल तो सकते ही हो। अगर 1 करोड़ रुपए टैक्स देने के बाद है, तो टैक्स देने से पहले कितना रहा होगा प्रॉफिट? 1 करोड़ 30 लाख, तो कितना रहा होगा, निकालो। 1 करोड़ 42 लाख 85,614, अच्छा 714, इतना रहा होगा। फिर उसका 30% आपने टैक्स दे दिया होगा, वो आ रहा होगा 42,000, मतलब 42,85,714, तो 1 करोड़ आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा होगा। अब लेकिन ये तो था पहले, कि पहले आपका पीएनएल ऐसे था। अब अगर ये शेयर्स बन जाएंगे तो आपको ये बताना है कि अब क्या होगा। अब अगर डिबेंचर्स शेयर्स बन गए तो अब क्या होगा। अब आपका ये खर्चा 12 लाख का नहीं होगा, बात समझ आ गई।
अब आपका ये खर्चा 12 लाख का नहीं होगा क्योंकि अब आपका ये शेयर बन चुका है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट बच जाएगा। तो फिर आपका ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर क्या आ रही हो, क्या आ जाएगी? 1,54,85,714 फिर ये आएगी क्योंकि आपके 12 लाख का खर्चा कम हो गया। भाई बात समझ आ रही है? ये एक्सपेंस अब नहीं होगा क्योंकि अब ये डिबेंचर तो रहा ही नहीं, अब तो ये शेयर बन गया, तो अब तो आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा ना। तो अब आपका जब खर्चा ये होगा ही नहीं, तो अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर 12 लाख से बढ़ जाएगी। क्लियर चल रहा है बिल्कुल मामला? फिर इस पर आप 30% टैक्स दो, कितना आएगा? 46,714। तो अब आपका नया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 1,08,40,000। ठीक है, 1,08,40,000। तो पहले आपको लॉजिक समझ आया? तो बेसिकली अब हमारा जो अर्निंग फॉर शेयर होल्डर है या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 1,08,40,000 हो जाएगा। तो जैसे ही डिबेंचर शेयर में तब्दील होंगे तो हमारा ये डिबेंचर के इंटरेस्ट का खर्चा बच जाएगा, तो हमारी नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम में हम ये ऐसे शो करेंगे, ये तो हमने अपने समझने के लिए करा है ना। तो एग्ज़ाम में हम इसको कैसे शो करते हैं? मतलब इतनी गधा मजदूरी कर ली तो फिर सीए किस बात के रहेंगे? तो हमें एग्ज़ाम में कैसे शो करना है? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, लिखो मेरे साथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो गिवन है 1 करोड़, उसमें बस आपको सीधा एक चीज़ जोड़नी है बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। उस एक चीज़ का नाम है सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में नेट ऑफ टैक्स। सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ये जोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हाँ, तो जो आपने ब्याज निकाला है, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट में 30% घटाकर जो फिगर आएगी वो, तो मैं ब्रैकेट में लिख के दिखा देता हूँ। तो आपका इंटरेस्ट कितना निकला था? 12 लाख। तो 12 लाख में से आप 30% टैक्स घटा दो, क्या फिगर आएगी? 8,40,000। बस वो सीधा जोड़ लेना, तो आपका ये ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा। तो एग्ज़ाम में छोटी सी वर्किंग आप ये दिखाना, ऊपर वाली दिखाए होगे तो वो तो फिर बहुत बेकार वर्किंग है, वो तो हम समझ रहे थे। एक्चुअल में ये होते हैं, और ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते भी होंगे शायद, अगर पढ़ा होगा तो, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें होती हैं कि सेविंग ऑफ इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ये शब्द होते हैं। ठीक है, बट समझ आ गया कि तो हमारा जो प्रॉफिट लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा कि अगर डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो अब मेरा ये बनेगा मतलब प्रॉफिट। तो अब मैं फॉर्मूले में देखो दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ। तो ऊपर आ गया 1,08,40,000 और शेयर्स की संख्या थी 60 लाख। तो इसे बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, मतलब ईपीएस थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, कम आएगा आंसर, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ जाता है, न्यूमरेटर उतना बढ़ता नहीं है। तो ईपीएस का आंसर थोड़ा सा कम आएगा, बेसिक से कम आएगा, इसीलिए इसका नाम है डाइल्यूटेड ईपीएस। कितना आ रहा है? 1.8666 बार। अच्छा 8066, तो फिर 1.8 ही छोड़ देते हैं अप्रॉक्स। और पहले कितना था? 2, है ना, तो थोड़ा सा ईपीएस कम हो जाता है, इसलिए इसका नाम है डाइल्यूटेड ईपीएस। तो क्लियर हो गया? नहीं, इसका मतलब बस ये है कि भविष्य में ईपीएस ये हो जाएगा, भाई यूज़र को बताने वाली बात है कि भाई देखो अभी ये है 2 रुपये, लेकिन खतरा है कि 1.8 हो सकता है,
तो आपका EPS डाइल्यूट हो सकता है। तो यूज़र को बता दिया, अब यूज़र के ऊपर है, उससे वो ज्योमेट्री इंटरप्रेट करे, वो कहे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो उसके ऊपर है। हमारा काम था EPS निकाल के CA साहब ने बता दिया यूज़र को कि भाई देखो अभी तुम्हारा EPS कंपनी का 2 है और हो सकता है 1.8 हो जाए। अब यूज़र की अपनी मर्ज़ी है, वो इससे जो मर्ज़ी करे। बट समझ आया ना खेल इसका। चलो, तो मतलब कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स तो यही हैं सारे के सारे। अब बुक के 2-4 सवाल हैं, वो मैं आपके साथ कर लेता हूँ डिस्कस। तो उसके लिए आप कैलकुलेटर तैयार रखो बस। चलो, तो पहले हम करते हैं कि इलस्ट्रेशन 1 है, ये वाला देखते हैं। डेट 1 जनवरी, बैलेंस एट द बिगिनिंग 1800। उसके बाद 31 मई इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, 600 शेयर्स और इशू कर दिए, तो टोटल शेयर आपके हो गए 2400। और 1 नवंबर को बायबैक ऑफ शेयर, 300 शेयर आपने वापस खरीद लिए, तो बच गए 2100। तो ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी को कह रहे हैं ना बैलेंस एट द बिगनिंग, है ना, तो ये हम खुद बुद्धि लगा लेंगे। तो कैलकुलेट वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, तो निकालो फिर, बताओ जल्दी से वही। तो कितना आएगा, पहले 1800 तो 12 महीने के लिए पूरे ही हो गए। उसके बाद आपने 31 मई को 600 शेयर्स इशू करे, तो कितना टाइम बेसिस लगाया, 7, तो ये कितना आ गया 350। और बायबैक करे 300 शेयर्स 1 नवंबर को, 2 महीने 50, तो 2100। यही आ रहा है, सही है, ठीक है। तो 2100 शेयर जो है वो आपका मतलब आ जाएगा। बाकी देख लेते हैं इनका आंसर क्या आ रहा है। यही आ रहा है 2100, सिंपल। इलस्ट्रेशन 2, तो इसमें लिखा है 1 जनवरी बैलेंस 1800 शेयर, पेड अप है 10 रुपये। फिर 31 अक्टूबर को 600 शेयर्स इशू कर दिए, पेड अप है 5 रुपये। चलो, तो करो, सिखाया था ना, ठीक है। तो इसमें 1850 आपका सही हो सकता है आंसर। बाकी एक बार बता दो, पहले 18,000 इंटू 10 कर दिया होगा रुपए, फिर हमने और शेयर इशू करे लेकिन 31 अक्टूबर को, तो इनके अगर हम रुपए देखें तो 600 शेयर इंटू 5, और कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ये कितना आ गया 500 रुपये, 500। तो 18,000 रुपये वो और 500 रुपये ये, तो ये तो रुपए हो गए टोटल 18,500, है ना, और डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर 10 रुपये, तो 1850। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन 3, ये पढ़ते हैं एक बार। इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 18 लाख, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2002 60 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर 2002 20 लाख, बोनस इशू 1 अक्टूबर 2002 वॉज 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर। तो मतलब एक तरह से बोनस कितना दे दिया कंपनी ने 30 सितंबर को, 40 लाख, क्योंकि हर शेयर के बदले में 2 शेयर वो बोनस दे रही है। तो 20 लाख शेयर्स थे उसके, तो इसका मतलब कंपनी ने 40 लाख शेयर्स और इशू कर दिए होंगे। तो कह रहा है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। तो पहले आप करके देखो फिर बताना। तो और क्या, बेसिक ईपीएस निकालना है। तो 2002 का आपका नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 60 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, अब 20 लाख शेयर्स तो ओपनिंग बैलेंस है ही, बोनस पर हम टाइम बेसिस लगाते नहीं हैं, तो 20 + 40 60 लाख। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने ही रहेंगे 60 लाख।
तो हमारा बेसिक ईपीएस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देता हूँ। अब क्योंकि उसने पिछले साल का भी प्रॉफिट दे रखा है 18 लाख, तो हम क्योंकि दे रखा है तो कंपेयर करने के लिए हम पिछले साल का भी ईपीएस निकाल के शो करते हैं और उसको बोल देते हैं एडजस्टेड ईपीएस। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस साल का तो ईपीएस कितना आ गया, 1 रुपये, लेकिन उसने क्योंकि पिछले साल का भी प्रॉफिट दे रखा था तो हमने इसीलिए पिछले साल के ईपीएस को एडजस्ट करके शो कर दिया। तो पिछले साल का एडजस्टेड ईपीएस कितना हो जाएगा, वही 18 लाख अपॉन 60 लाख 0.3। पिछले साल का है, बाकी सब हाँ नंबर ऑफ शेयर इस साल के, तो हम पिछले साल के ईपीएस को एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल तो बोनस वैसे नहीं था, पिछले साल एक्चुअल में तो ईपीएस कुछ और रहा होगा, 0.9 रहा होगा, लेकिन हम अब एडजस्ट करके दिखा रहे हैं कि देखो पिछले साल का ईपीएस अब एडजस्ट हो गया, तो इसको बोल दिया एडजस्टेड ईपीएस। अगर वो नहीं देता नेट प्रॉफिट तो हम नहीं करते। अब है इलस्ट्रेशन 4, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो एग्जाम के नज़रिए से। तो ये पढ़ते हैं एक बार, फिर इस पर आपसे लगवाते हैं बुद्धि। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001, तो ये तो पिछले साल का हो गया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2002, ये इस साल का हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, मतलब राइट इशू आने से पहले हमारे कितने शेयर्स थे, 5 लाख, तो ये एक तरह का ओपनिंग बैलेंस आप कह सकते थे। राइट इशू प्राइस 15 रुपये, अब कंपनी राइट इशू कर रही है 15 रुपये पर। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट्स 1 मार्च, राइट्स की डेट है 1 मार्च। राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग, तो उसने खुद ही निकाल के दे रहेगा कि 5 लाख शेयर है, हर 5 के बदले में 1 दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 1 लाख शेयर। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स ऑन 1 मार्च वॉज 21 रुपये, तो एक इक्विटी शेयर की वो वैल्यू बता रहा है 21 रुपये है, मतलब फेयर वैल्यू मतलब वही मार्केट प्राइस एक्स राइट जिसको आप कह सकते हो। तो इसमें बताओ पहले तो कौन से एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, राइट इशू वाला, पेड पार्ट और बोनस पार्ट निकाल कर फिर करना पड़ेगा। तो करो पहले ट्राई, फिर मुझे बताना, पहले इसी साल का बताना, एडजस्टेड वाला मत बताना पिछले साल का। चलो तो ये मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, आपने दिमाग लगाया, वेल एंड गुड। सबसे पहले तो ये देखो कि आपको ये डायग्राम बना देता हूँ, कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं ये बताओ। फाइनेंशियल ईयर। तो सीए साहब ऐसे नहीं बनोगे आप सीए। जब भी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 या प्रॉफिट फॉर द ईयर 2002, तो ये हमेशा कौन से ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर। क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर होते हैं तो हमेशा ऐसे दिया होगा 2001-2, वो फाइनेंशियल ईयर होता है क्योंकि उसका मतलब होता है वो 1 अप्रैल 2001 से शुरू होगा और 31 मार्च 2002 पे ख़त्म होगा। तो ये पहचान सबसे पहले सीए साहब आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये 1 जनवरी 2002 से शुरू हो रहा है साल और 31 दिसंबर 2002 को ख़त्म हो रहा है। इसको कहते हैं फॉर द ईयर 2002। पहले आपको ये क्लियर हो गया। ये बात 11th में मैं तो बच्चों को सिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे परेशानी होती है, तो इसीलिए ये बात याद रखनी है। तो ईयर से पहले तो ये पहचान लो कि कैलेंडर ईयर हो रहा है। अब उसने दिया कि 5 लाख हमारे शेयर थे, राइट प्राइस था 15 रुपये, 1 मार्च 2002 को राइट आया, तो 1 मार्च 2002 मतलब हो गया यहाँ 1 मार्च 2002। बाकी फिर है जी 1 लाख राइट शेयर्स हैं और फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर का मतलब पहले, हाँ मतलब राइट आने से पहले, राइट्स तो इस दिन आया 1 लाख शेयर्स का,
तो राइट आने से पहले जो मार्केट प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 21 रुपये। तो राइट आने से पहले का जो मार्केट प्राइस होता है वो कौन सा होता है? कम राइट। एक्स राइट तो होता है राइट्स आने के बाद। ये आपको सिखाया था ना राइट्स के चैप्टर में भी। राइट आने से पहले का जो मार्केट प्राइस होता है वो होता है मार्केट प्राइस कम राइट। राइट्स आने के बाद का जो मार्केट प्राइस होता है वो होता है मार्केट प्राइस एक्स राइट। तो अब आओ चलो स्टेप लगाते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप आपको क्या सिखाया था? मार्केट प्राइस एक्स राइट। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस एक्स राइट निकालेंगे स्टेप 1 में। तो उसका फॉर्मूला अंग्रेजी बोल लेते हैं, बाकी फिगर पुट कर लेंगे। फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब बिफोर राइट कितने थे? 5 लाख, इनटू मार्केट प्राइस कम राइट 21 रुपये। और आपको मैंने लॉजिकली भी सिखाया था राइट्स के चैप्टर में कि आप ऐसे सोचो ना, 5 लाख शेयर है कंपनी के और वो कितने रुपए के हैं? अभी 21 रुपये के हैं बाजार में। प्लस अब कंपनी 1 लाख शेयर्स और दे रही है राइट्स के, और राइट प्राइस कितना है? 15 रुपये। तो ये टोटल वैल्यू बन गई ना ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय कंपनी के टोटल शेयर्स अब कितने हो गए? 6 लाख। तो आप ये गणित सॉल्व करो और फिर पहले ये देखो कि कितने रुपए हो गया। 20 20 आ रहा है एग्जैक्ट? ठीक। तो ये तो आपका स्टेप 1 हो गया कि आपने पहले मार्केट प्राइस एक्स राइट निकाल लिया। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करवाए क्योंकि एग्जाम पे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला स्टेप 1 लग गया। अब स्टेप 2 क्या सिखाया था या क्या लिखा था? पेड पार्ट। अब कंपनी ने 1 लाख राइट शेयर्स इशू करे, तो अब हम इसमें पेड पार्ट निकालेंगे। अब बताओ उसका क्या फॉर्मूला लिखवाया था? राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस एक्स राइट। तो ये कितने शेयर्स आ जाएंगे? 3/4 75। तो इसका मतलब 75,000 शेयर्स हो गए हमारे पेड पार्ट के, और बोनस पार्ट इसका मतलब कितना मान लिया जाएगा? 25,000 शेयर्स। तो क्लियर हो गया एप्लीकेशन स्टेप का? तो अब मैं इस सवाल को मॉडिफाई कर देता हूँ, मतलब अब आप ऐसे समझना ये सवाल क्या है। अब आप सवाल को ऐसे मॉडिफाई कर देता हूँ। अब आप ऐसे समझ लेना इस क्वेश्चन को, ऐसे इन निगाहों से देखो कि कंपनी के पास 5 लाख शेयर थे ओपनिंग में। 1 मार्च को कंपनी ने 75 इशू करे, ऐसे सोचना है। और बाकी 25,000 जो हैं वो बोनस वाले हैं, उन पे तो टाइम बेसिस लगता नहीं है, तो उनकी तो टेंशन नहीं। ऐसे सोचते हैं सवाल को। क्लियर हो गया कैसे सोचना है? तो अब हम वो निकालते हैं वेटेड एवरेज नंबर। तो ओपनिंग बैलेंस तो 5 लाख है, वो तो 12 महीने के लिए रहेगा, और 75,000 शेयरों पर कितना टाइम बेसिस लगाओगे आप? 10 महीने। तो ये कितना आ जाएगा? 62,500। और बोनस इशू जो होते हैं वो भी बिना टाइम बेसिस के रहते हैं एज इट इज़। तो आपका वेटेड एवरेज नंबर कितना आ गया? 587,500। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन है सवाल के अंदर स्टेप्स का। बट क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आया स्टेप? तो अब आप एक बार कैलसी पर करो। अब तो सीधा नेट प्रॉफिट दे ही रखा है ना इस साल वाला 15 लाख। तो 15 लाख को डिवाइड कर दो 587,500 से, 2.55। तो ये हमारा बेसिक ईपीएस आ गया, या ईपीएस आ गया इनफैक्ट, जो वो कह रहा है 2.55। बाकी 11 लाख से भी कर दो पुराने वाले को अगर करना है, 1.87। ठीक है, हालांकि वो
करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन जो हमारा मेन आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.55। तो समझ आया कि इसमें स्टेप कैसे लगाने थे। चलो बढ़िया। इलस्ट्रेशन 5 ये और एक बार देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, इस साल का नेट प्रॉफिट दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है 50 लाख। बेसिक ईपीएस 2 रुपये, तो ये तो सीधा वैसे आ ही गया। तो 1 करोड़ हमारा नेट प्रॉफिट है, 50 लाख शेयर्स हैं, तो 2 रुपये का बेसिक ईपीएस हो गया। फिर वो कह रहा है नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपये ईच। तो हमारे पास 1 लाख कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं और ईच डिवेंचर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 इक्विटी शेयर्स में। इंटरेस्ट ऑब्वियसली उसने दे दिया, नहीं तो हम खुद भी निकालते, तो 12% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ जाता, 12 लाख। और टैक्स कह रहा है 30% है, 3,60,000। तो कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। यही करा था, सेम ही है, सेम फिगर्स ही हो गए, इत्तेफाक से हमारा सेम ही एग्जांपल बन गया, क्योंकि इसमें हमारे नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने बढ़ जाएंगे जब डिवेंचर कन्वर्ट हो गए, तो 10 लाख और बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर, और इंटरेस्ट भी 12 लाख ही है, और उसमें से अगर टैक्स 360 आप माइनस कर दोगे तो वही सेविंग ऑफ इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स बन जाएगा 840। तो मुझे लगता है वो सेम ही आंसर आएगा। तो 1 करोड़ 8,40,000 आपका वो हो गया प्रॉफिट, और 60,000 शेयर्स हो गए। तो ये मतलब क्वेश्चन माना नहीं जाएगा, ये तो सेम हो गया, ठीक है। चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये और देख लेते हैं बस, फिर ख़त्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 6, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 12 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की संख्या 5 लाख, ठीक है। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2001 20 रुपये, 20 रुपये का भाव है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शंस ड्यूरिंग 2001 1 लाख शेयर्स। कन्वर्टेबल, हाँ। और एक्सरसाइज प्राइस फॉर शेयर्स अंडर ऑप्शन इज़ 15 रुपये। तो ये मतलब वही राइट सी की तरह ही है एक तरह से, कि भाई ये कुछ ऑप्शंस हैं कि भाई आप 1 लाख शेयर ले सकते हो ईसॉप की तरह, और 15 रुपये का भाव है, मतलब कि आप 15 रुपये पर इन शेयरों को ले सकते हो, सस्ते दामों पर ले सकते हो। तो कह रहा है कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर करते हैं डिस्कस। चलो ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। तो अब इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाना, इसमें मेरे को एक चीज़ आपको सिखानी है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली है हमारे ईसॉप का। किसका क्वेश्चन है? ईसॉप का, जिसमें शेयर ऑप्शंस दिए जाते हैं ना। तो पहले आपको यहाँ पे जो बड़ी सी अंग्रेज़ी लिखी है वो तो नहीं पढ़ेंगे, बोरिंग लगेगी आपको। मुद्दे की बात बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। तो देखो, इसीलिए क्वेश्चन मेरे को करवाना है। अब इसमें 2 टर्म्स होते हैं, वो ऐसे ही बस आप ध्यान से सुनना। एक को बोलते हैं डाइल्यूटिव और एक को बोलते हैं एंटी डाइल्यूटिव, ठीक है। अब जब हम शेयर ऑप्शंस देते हैं, मतलब हम जब ईसॉप देते हैं, ये ऑप्शन है ना शेयर ऑप्शन, ईसॉप देते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमने 1 लाख शेयर्स दिए ईसॉप के, तो हमें इसमें ये निकालना होता है कि इसमें एंटी डाइल्यूटिव पोर्शन कितना है और डाइल्यूटिव पोर्शन कितना है। ये तो हो गए टेक्निकल वर्ड कि एंटी डाइल्यूटिव और डाइल्यूटिव। डाइल्यूटिव का मतलब ये होता है कि जो डाइल्यूट कर देगा, और एंटी डाइल्यूटिव मतलब जो डाइल्यूट नहीं करेगा। अब एंटी डाइल्यूटिव और डाइल्यूटिव का मतलब जो है उसे आप राइट शेयर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसे देखना, पेड पार्ट और बोनस पार्ट, ठीक है, उस हिसाब से सोचना। लेकिन मज़ेदार कॉन्सेप्ट क्या है या रूल क्या है ऑप्शंस के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो इसमें सिखाना है कि जो आपका एंटी डाइल्यूटिव पोर्शन होगा, यानी कि जो पेड पार्ट होगा,
उसे हम नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड नहीं करेंगे, और सिर्फ जो डाइल्यूटिव पोर्शन होता है, जो सिर्फ डाइल्यूटिव पोर्शन होगा, यानी कि जिसको आप कहते हो बोनस पार्ट, उसे ही सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में हम ऐड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटिव ईपीएस। तो जब हमें ESOP दे रखा होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इन 1 लाख शेयर्स के अंदर जो बोनस पार्ट होगा, हम सिर्फ उसे ऐड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग DEPS। और जो ये पेड पार्ट के शेयर्स होंगे, इन्हें हम ऐड नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग DEPS। ये रूल है ESOP के अंदर। तो पहले हम निकालते हैं कि इसमें पेड पार्ट कितना होगा और बोनस पार्ट कितना होगा। वो निकाला आपने या नहीं निकाला? वो निकाल लिया होगा, है ना, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो 1 लाख शेयर्स हैं, लेकिन हम सस्ते दाम 15 पर देने का वादा कर रहे हैं, तो इंटू 15 पर एक्चुअल में इन बाज़ार में कीमत कितनी है? 20। बिल्कुल सही। तो टेक्निकली जो आपका पेड पार्ट है वो कितना माना जाएगा? 75,000 शेयर्स। तो हम ये मान लेंगे कि भाई हमने 75,000 शेयर्स इशू करें, 20 का भाव चल रहा है। देयरफॉर जो बोनस पार्ट है, मतलब मन में बोनस पार्ट बोल रहे हैं, एक्चुअल में ESOP में इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है? डाइल्यूटिव शेयर्स जो हैं। तो इसका मतलब जो बोनस पार्ट है वो कितने शेयर्स हैं? 25,000 शेयर्स है। तो जब हम DEPS निकालेंगे तो हम खाली 25,000 शेयर्स को ही ऐड करेंगे। तो अब दोनों निकाल लेते हैं। जैसे BEPS तो बहुत ही सिंपल था, वो तो आपका सही आ ही गया था इसीलिए, है ना। तो BEPS के लिए तो उसने हमें इस साल का नेट प्रॉफिट भी दे रखा है 12 लाख, और इस साल के हमारे शेयर्स भी दे रखे हैं 5 लाख। तो BEPS तो आपका सीधा सीधा आ गया होगा 12 लाख बटे 5 लाख, तो ये कितना आ रहा है? 2.4। DEPS का नियम मुझे सिखाना था, इसमें इसीलिए चर्चा करी। तो DEPS जब आप निकालोगे तो अब आपकी अर्निंग्स कितनी ली जाएंगी? अर्निंग पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोई इसमें डिबेंचर शिबेंचर का चक्कर है नहीं। लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स लिए जाएंगे उसमें हम ये डाइल्यूटिव वालों को जोड़ देंगे। तो डाइल्यूटिव वालों को जब आप जोड़ दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ के हो जाएंगे? 5,25,000। तो कितना आएगा आंसर? 2.28। तो ये दोनों इसके सही आंसर बनेंगे, क्योंकि वो तो अभी कन्वर्टेबल होते हैं ना। मतलब ये ऑप्शन है, ये राइट शेयर नहीं है, ये ESOP है। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ESOP आपको किस में लिखवाया था? पोटेंशियल इक्विटी शेयर में। लेकिन ये राइट शेयर नहीं है। राइट शेयर का तो मैं मन में सोचने का कह रहा हूँ कि इसमें बोनस पार्ट, पेड पार्ट, ऐसा मन में सोचो राइट शेयर की तरह, पर ये दे आर नॉट राइट शेयर, दे आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो EPS को डाइल्यूट करेंगे। लेकिन जब भी ESOPs इशू होते हैं ना, तो उसमें कितने शेयर्स बस हम लेंगे जो डाइल्यूट करते हैं? ये वाले। इसीलिए इनको बोलते हैं डाइल्यूटिव, क्योंकि ये EPS को डाइल्यूट करेंगे। तो सिर्फ बोनस पार्ट वाले शेयर्स ही आपको लेने होते हैं डाइल्यूट करने के लिए। तो एक बार किताब वालों का भी दिखा देता हूँ। तो बेसिक EPS जो निकलेगा वो तो आपका सीधा सीधा निकल जाएगा 2.4, लेकिन जो डाइल्यूटिव EPS निकलेगा ना, वो कितना निकलेगा आपका? 2.28 या 29 जो है। बाकी देखो आप नोट भी पढ़ सकते हो इनका, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो इसमें लिखा है कि देखो अर्निंग तो नहीं बढ़ी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड के बाद धीरे धीरे पढ़ लेना, ओनली बाय द नंबर ऑफ शेयर्स डीम्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिशन टू हैव बीन इशूड फॉर नो कंसिडरेशन। मतलब सिर्फ हम कितने संख्या से बढ़ाएंगे शेयरों को? 25,000, जो हमने एक तरह से फ्री में इशू करे, बोनस की तरह इशू करे। तो ये ना ESOP का रूल होता है बेसिकली। तो इसीलिए वो इलस्ट्रेशन 6 में मेरे को ये करवाना था। तो डाइल्यूटिव और नॉन डाइल्यूटिव, या मतलब एंटी डाइल्यूटिव, दो तरह के शेयर्स होते हैं। डाइल्यूटिव मतलब
मन में सोच लो बोनस पार्ट वाले, और एंटी डाइल्यूटिव मतलब मन में सोच लो पेड पार्ट वाले। और हम सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए कौन से शेयरों को जोड़ते हैं? सिर्फ ये वाले बोनस शेयर्स वाले। तो फिर हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा 2.28। ठीक है, तो समझ आएगी कहानी? हाँ, तो इसमें हम वो नहीं देखते, बोनस पार्ट में हम वैसे भी टाइम बेसिस नहीं देखते, तो ये तब भी आंसर हमारा सेम ही रहता। तो क्लियर हो गया? बस, तो इसमें यही करना था। तो बस आप एक बार रिवाइज कर लेना घर जाके, बाकी सारी कहानी ओवर।